कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हो, आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और साथ में आप लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के भी वहाँ पर आंसर किए। फिर आपने कहा कि आखिर आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये बना हुआ होता है मेटल से और लिगेंड से। तो पहले आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा, देन आप लोगों ने लिगेंड के बारे में पढ़ा और लिगेंड को आप लोगों ने क्लासीफाई करना भी सीखा। क्लासिफिकेशन को पढ़ते वक्त आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े जैसे कि डेंसिटी क्या होता है, हैप्टिसिटी क्या होता है, चिलेशन क्या होता है, चिलेशन इफेक्ट क्या होता है। और फिर आप लोग इंटरेस्टेड थे कि आपके पास यहाँ पर जो मेटल है और जो लिगेंड है इनके बीच में आखिर बॉन्डिंग पैटर्न किस तरीके का होगा। तो बॉन्डिंग पैटर्न को पढ़ने के लिए आपने पहले पढ़ा हसाब कॉन्सेप्ट, जो आपसे कहता है कि आपके पास जो हार्ड एसिड होते हैं वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं हार्ड बेस के साथ और जो आपके पास सॉफ्ट एसिड्स है वो इंटरेक्ट करेंगे आपके पास सॉफ्ट बेस के साथ। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने मेटल्स को क्लासीफाई कर लेते हो हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट एसिड के अंदर, और किस तरीके से आप लिगेंड को क्लासीफाई करते हो एज हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। तो आपने पहले वो क्लासिफिकेशन सीखा, साथ में आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ हसाब कॉन्सेप्ट्स कुछ ट्रांजिशन मेटल्स की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस किया। और फिर आपने कहा कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, आप यहाँ पर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को स्टडी नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हसाब कॉन्सेप्ट। तो आपको एक जरूरत पड़ रही है एक नए प्रिंसिपल की, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल, जिसके ऊपर भी आप काफी सारी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और पढ़ते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरीके से आप यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन के थ्रू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर सकते हो। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल क्या होता है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 7 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आई होप कि आपने देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ऊपर कहीं आई बटन दे दूंगा या फिर आपको जस्ट जाना है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अलग से एक प्लेस देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सारी की सारी बातें कवर की हुई है। आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये अलग होते हैं डबल सोल्ट से। साथ में आपने कहा कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीटली आयनाइज क्यों नहीं होते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपने किया। फिर आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास मेटल सेंटर है, आपके पास लिगेंड्स है। तो मेटल्स क्या होता है उसके बारे में आपने पढ़ा, लिगेंड्स क्या होता है उसके बारे में आपने पढ़ा। लिगेंड्स को आप लोगों ने क्लासीफाई करना सीखा और क्लासिफिकेशन के टाइम के ऊपर आपने पढ़ा कि आखिर हैप्टिसिटी क्या होती है और डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी कवर करते हुए आपके पास एक टर्म आई दैट इज चिलेट। तो चिलेट रिंग के बारे में आपने पढ़ा, चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा। और फिर आप लोग इंटरेस्टेड थे कि आपके पास जो मेटल और जो लिगेंड है इनके बीच में आखिर बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है। तो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था दैट इज हसाब कॉन्सेप्ट। तो हसाब कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। और जाते जाते आपने कहा कि उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जैसे कि आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। आपके पास एक कंपाउंड था यहां पर AgNH32+ और एक कंपाउंड आपके पास काफी ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हसाब का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा तो हसाब के अकॉर्डिंग आपके पास यहां पर जो मेटल सेंटर है दैट इज Ag, जो कि यहां पर Ag+ की फॉर्म के अंदर है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है यहां पर एक सॉफ्ट एसिड। और आपके पास यहां पर जो अमीन लिगेंड है दिस इज व्हाट, इसके पास क्या है, नाइट्रोजन है दोनों साइड के ऊपर, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास एटम है यहां पर। तो इसे आप कैसे क्लासीफाई करते हो, इसे आप लोग क्लासीफाई करते हो एज हार्ड बेस। तो आपके पास यहां पर एक सॉफ्ट एसिड इंटरेक्ट कर रहा है हार्ड बेस के साथ। तो अकॉर्डिंग टू हसाब कॉन्सेप्ट आपके पास ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल था आपके पास। तो आपने कहा कि हसाब का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते हो। काफी पहले की थ्योरी थी तो कुछ कॉम्प्लेक्स आप लोग उससे कर भी पाए, तो इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को हल्का फुल्का पढ़ भी लेते हो। अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल को, जो भी अच्छा खासा रहा। इसकी वजह से भी आप लोग काफी सारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाओगे, जो हम करने भी वाले हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जनरली आयोनिक मॉडल डज नॉट appear suitable for the description of various properties of transition metal complexes, like as transition metal complexes are not soluble in ionic or aqueous solution। तो जब मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास आयनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। तो वहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। एग्जांपल में आपके पास कंपाउंड था K4FeCN6। तो जब मैंने इसको डिसॉल्व किया था पानी के अंदर तो आपके पास यहां पर आयंस तो मिले थे, लेकिन आपको यहां पर कौन कौन से आयंस मिलेंगे,
आपको यहाँ पर मिलेंगे पोटेशियम के आयन, साथ में आपको मिलने वाले हैं पूरे ही पूरे कॉम्प्लेक्स के आयन, जो कि आपके पास यहाँ बना हुआ है FeCN6 के ऊपर चार्ज क्या है -4। लेकिन आपके पास ये कॉम्प्लेक्स था, ये फर्दर आयनाइज नहीं हो रहा था इन Fe2+ और Cn-, यानी कि आपके पास इस कॉम्प्लेक्स का आयन तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपके पास फर्दर ब्रेक नहीं होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, जो कि एक आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर आपके पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड होगा तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस के अंदर। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बता चुका हूं, और आपने वहां पर डिफरेंस देखा था कि आखिर डबल सोल्ट के अंदर और आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट क्या होता है। तो डबल सोल्ट बेसिकली आपके पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अगर मैं किसी डबल सोल्ट को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो वो सारे के सारे उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे उसके अंदर वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसे ब्रेक नहीं हो रहा था। तो आपने कहा कि आयनिक मॉडल के थ्रू तो आप बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को नहीं समझा सकते हो, तो आयनिक वाले को तो यहां पर कर दिया गया रिजेक्ट। साथ में जो आपके पास कोवलेंट वाला नेचर होता है, जो आपके पास कोवलेंट मॉडल होता है, उसको भी यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया गया। देखते हैं कि क्यों उसको नेग्लेक्ट किया गया। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है प्योरली डोनर एक्सेप्टर कोवलेंट मॉडल इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज और डोनर यानी कि लिगेंड के ऊपर एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द एक्सेप्टर दैट इज मेटल के ऊपर। अगर मैं यहां पर मॉडल यूज करता हूं प्योरली डोनर और एक्सेप्टर का, तो आप लोग पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आएगा, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लेगी उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो अगर मैं यहां पर प्योरली डोनर एक्सेप्टर वाले मॉडल के ऊपर जाऊं, यानी कि एक चीज एक लिगेंड जो आपके पास है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, शेयरिंग नहीं हो रही यहां पर जो लिगेंड्स है वो डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर आना चाहिए क्या, पॉजिटिव चार्ज। मेटल के ऊपर आपके पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर आपके पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, आखिर ये कितना चार्ज आपके पास आ रहा है। सो लेट्स से वी हैव ए कॉम्प्लेक्स, आपके पास यहां मैंने कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है Ml6+2। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि आपके पास यहां पर जो L लिगेंड है ये आपके पास कैसा है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। अगर आपके पास यहां पर L एक न्यूट्रल लिगेंड है तो आपके पास M के ऊपर चार्ज क्या होगा, जो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, क्योंकि L तो न्यूट्रल है, यानी कि आपके पास यहां मेटल प्रेजेंट है M+2 स्टेट के अंदर, राइट। इस ऑक्सीजन स्टेट के अंदर आपके पास यहां पर मेटल प्रेजेंट है। अब आपके पास यहां पर जो लिगेंड है, एक लिगेंड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो आपके पास यहां पर कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड यहां पर डोनेट करने वाले हैं आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक लिगेंड जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, साथ में मेटल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव का 1 आ जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता रहेगा मेटल के ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आपके पास इंक्रीज होते रहेंगे। सो सिंस वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज ए कोवेलेंट कैरेक्टर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, हालांकि होता नहीं है, लेकिन अगर हम अज्यूम करें उसको कि मेटल और लिगेंड के बीच में अगर आपके पास कोवेलेंट नेचर है तो उस केस पे क्या होना चाहिए था, मेटल ने 6 इलेक्ट्रॉन को लिया, राइट, यानी कि उसके ऊपर क्या होना चाहिए, आपके पास -6 चार्ज होना चाहिए, यानी कि उसने क्या लिए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लिए। 6 लिगेंड्स है, हर एक लिगेंड आपको क्या करेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर अब उसने एक्सेप्ट किया है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, -1। तो ये कर रहा है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, आइडियली -6 होना चाहिए। साथ में लिगेंड डोनेट कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो उनके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, +1 ईच, या फिर आप बोल सकते हैं इन टोटल आपके पास +6 का चार्ज आपके पास लिगेंड्स के ऊपर होना चाहिए। सो ऑल्सो लिगेंड इज न्यूट्रल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल बी व्हाट, +2। हमने यहां पर अज्यूम किया है कि आपके पास जो लिगेंड है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस केस में आपके पास मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होगी, +2 होगी। तो मेटल के पास +2 पहले से ही थी, -6 आपके पास यहां से आ रहा है, राइट, +2 इसके पास पहले से ही थी और -6 इसके पास लिगेंड की वजह से आ रहा है। तो मेटल के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या बच गया, -6 + 2 यानी कि -4। और आपने क्या कभी कक्षा 10वीं से पढ़ा है कि मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कभी नहीं होता है। मेटल तो इलेक्ट्रॉन बल्कि देना चाहता है, वो कभी भी लेना चाहता ही नहीं है। तो आपके पास मेटल के ऊपर -4 का जो चार्ज है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि अगर मैं कोवेलेंट मॉडल के थ्रू जाऊंगा तो मेरे को मेटल के ऊपर इन द एंड -4 चार्ज मिल रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब मैं कोवेलेंट मॉडल को भी, प्योरली डोनर एक्सेप्टर कोवेलेंट मॉडल को भी मैं यहां पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, प्योरली आयनिक मॉडल को भी मैं यहां पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आयनिक कंपाउंड होता है तो पानी में डालने के बाद पूरा की पूरा डिसोशिएट होता अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो आयनिक मॉडल भी यहां पर काम नहीं कर रहा है और आपके पास यहां पर कोवेलेंट मॉडल भी काम नहीं कर रहा है। तो जो शेयरिंग वाला मॉडल था कोवेलेंट वाला वो काम नहीं कर रहा है, और जो आपके पास यहां पर प्योरली डोनर एक्सेप्टर वाला कोवेलेंट मॉडल था वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो अब आपके पास यहां पर एक नया प्रिंसिपल आता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, जो कि आपको दिया गया था पोलिंग ने। तो पोलिंग ने कहा कि मैं यहां पर प्योरली डोनर एक्सेप्टर लिगेंड वाला मॉडल ही काउंट करूंगा, लेकर चलूंगा, लेकिन आपके पास यहां पर जो -4 चार्ज है मैं इसको यहां पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर ऐसे मेटल सेंटर लेकर आऊंगा, ऐसे लिगेंड लेकर आऊंगा, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल और लिगेंड
लिगेंड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो कि आपके पास यहाँ पर जो -4 चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो सके, वही कॉम्प्लेक्स आपके पास ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर आपके पास कोई एक ऐसा कंपाउंड हुआ जिसके अंदर आपके पास जो मेटल सेंटर है उसके ऊपर ये चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है थ्रू लिगेंड्स या फिर थ्रू मेटल इंसेप्ट्स, तो उस केस में आप उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोल दोगे, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बोलोगे अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो मोटी बात यहां से ये है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से वही कॉम्प्लेक्स आपके पास स्टेबल होंगे जिसके अंदर मेटल के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज, ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो सके और इतना न्यूट्रलाइज एटलीस्ट हो सके कि आपके पास ये जो चार्ज की रेंज है ना मेटल के ऊपर, ये कहीं ना कहीं -1 से +1 के बीच में रहे। -4 बहुत ज़्यादा है, -1 से +1 के बीच में ही रहे, इनके बीच में अगर आपके पास चार्ज रहेगा तो उस कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पर स्टेबल मानूंगा। और आइडियली मेटल के ऊपर चार्ज करना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल आइडियल चार्ज ऑन द मेटल शुड बी 0, यानी कि आपके पास जो -4 था उसको आइडियली 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कि आखिर ये 0 किस किस तरीके से हो सकता है। उसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास प्रिंसिपल की, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट पोलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर आपके पास जो मेटल है उसके ऊपर कितना बेसिकली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ही समझने का बात करने वाले हैं इस प्रिंसिपल के अंदर। इट स्टेट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज सच दैट द चार्ज ऑन एनी सिंगल एटम इज विद इन द रेंज ऑफ -1 to +1 आइडियली क्लोज टू 0, यानी कि आपके पास जो मेटल सेंटर होगा उसके ऊपर जो चार्ज होना चाहिए दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ -1 to +1, आइडियली अगर 0 हुआ तो और भी अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपके पास वही कॉम्प्लेक्स ही ज्यादा स्टेबल होंगे जिसके अंदर मेटल के ऊपर क्या होगा, आइडियली चार्ज 0 होगा या फिर -1 से +1 की रेंज के अंदर होगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस नेगेटिव चार्ज शुड बी अवॉइडेड, आखिर मैं इस नेगेटिव चार्ज को किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता हूं या फिर किस तरीके से इसको अवॉइड ही कर सकता हूं। ये आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आया होगा जिसका आंसर है दैट इट इज पॉसिबल थ्रू लिगेंड्स और मेटल। आपके कॉम्प्लेक्स में दो ही चीजें होती है, मेटल होता है और लिगेंड होता है। अगर आपको इस मेटल के ऊपर चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो दो ही चीजें वो कर सकती है, या तो वो मेटल खुद कर सकता है या फिर वो लिगेंड थ्रू कर सकता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन है इट इज पॉसिबल थ्रू लिगेंड्स एंड थ्रू मेटल। लिगेंड से कैसा होगा, थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन, और आपके पास यहाँ पर होता है पाई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन। और मेटल से कैसे होगा, बाय डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर और बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। डोंट वरी, हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ भी आ जाएगा। अगर मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दूं कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप कह रहे हो कि आपके पास यहाँ पर जो मेटल और जो लिगेंड के बीच में बॉन्ड है, अगर आपके पास यहाँ पर -4 का चार्ज है तो इस -4 के चार्ज को आप किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि लिगेंड किस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिगेंड्स के बारे में बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ यहाँ पर लिगेंड्स की, तो लिगेंड के पास यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लिगेंड क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपके पास यहाँ पर एक बॉन्डिंग है। अगर लिगेंड के ऊपर ऐसा डोनर एटम हुआ जो कि क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर लिगेंड उस एटम से डोनेट कर रहा है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वापस क्या होगा, जो चार्ज डेंसिटी है वो हल्की सी लिगेंड की तरफ शिफ्ट करेगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो बॉन्डेड पेयर को पुल करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ। तो अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर लेट से मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड हुआ, आपके पास यहाँ पर मेटल और क्लोरीन का बॉन्ड हुआ, तो उस केस में ऑक्सीजन आपके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेटल से ये ज्यादा चार्ज डेंसिटी की तरफ खींच पाएगा। क्लोरीन हल्का सा कम होता है, तो आपके पास क्या करेगा, ये कम खींच पाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो -4 चार्ज है इस मेटल के ऊपर, वो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा इन कंपैरिजन टू मेटल और Cl के बॉन्ड। तो आखिर आपके पास इस प्रिंसिपल के हिसाब से वो वाले कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे जिसमें मेटल जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको मिल रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इस सिग्मा बॉन्ड आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर इसको हल्का सा न्यूट्रलाइज होने का मौका मिल रहा है। साथ में आपके पास यहाँ पर होता है पाई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन भी। लेट्स से कि आपके पास जो लिगेंड है वो एक पाई एसिड लिगेंड है। अगर आपके पास वो एक पाई एसिड लिगेंड होगा तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, आपको क्या बना लेगा, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और क्योंकि आपके पास ये लिगेंड एक पाई एसिड लिगेंड है तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल होगी, और मेटल वापस क्या कर सकता है, बैक बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो ध्यान
से देखिए, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है लिगेंड को, और जब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो उस केस में इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज जो पहले से इसके ऊपर -4 चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो लिगेंड की वजह से आप थ्रू सिग्मा बॉन्ड या फिर थ्रू पाई बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड से कैसे करोगे कि आपके पास वो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, अगर लिगेंड के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से मेटल को यहां पर थोड़ी सी क्या मिल जाती है, न्यूट्रलाइजेशन मिल जाती है। साथ में अगर आपके पास यहां पर लिगेंड पाई एसिड लिगेंड हुआ तो मेटल यहां पर बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, और बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी वो अपना एक्सेसिव चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये आपके पास कहानी होती है कि लिगेंड के थ्रू आप कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी मैं आपको यहां पर साथ साथ देता चलूंगा। साथ में आपके पास आखिर मेटल के थ्रू कैसे होगा न्यूट्रलाइजेशन, तो एक हो जाता है बाय डिक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई अगर मैं यहां पर लिगेंड 6 लेकर चल रहा हूं, पहले 1 लेकर चल रहा हूं, 6 लिगेंड लेकर चल रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर 2 लिगेंड को पहले ही कम कर दूंगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर रहा हूं, तो 6 लिगेंड की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या था, -4 था। अगर मैं इसमें से 2 लिगेंड को गायब भी कर दूंगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, सिंपली -2। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को कम कर रहा हूं, या फिर बोल सकते हो कि लिगेंड्स को रिमूव कर रहा हूं, तो उसके थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हो, मेटल के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। साथ में बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं आपको यहां पर ध्यान से दिखाऊं तो आप यहां पर कह रहे थे कि मेटल के ऊपर जो पहले से ऑक्सीजन स्टेट थी दैट इज व्हाट, दैट इज +2। तो अगर मैं इस +2 को इंक्रीज कर दूं पहले से ही, लेट्स से कि मैं बोल रहा हूं कि मेटल की ऑक्सीजन स्टेट है वो आपके पास क्या थी, +5 थी, राइट। तो अगर उसके पास ऑक्सीजन स्टेट पहले से +5 होगी तो +5 आप यहां पर लिखोगे, माइनस आपके पास चार्ज आए लिगेंड की वजह से, तो इसके ऊपर और क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ -1 ही रहेगा। तो मेटल भी अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकता है 2 तरीकों से। पहला तरीका ये होगा कि वो लिगेंड को ही रिमूव कर दे, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज कर दे, या फिर वो अपने ऑक्सीजन स्टेट को क्या कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूं प्योरली डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, इसको मैं बोल रहा हूं, तो उस केस में इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल कहता है कि वही बॉन्ड आपके पास ज्यादा स्टेबल होंगे जिसके अंदर आपके पास यहां पर न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल होगा, और आइडियली आपके मेटल के ऊपर चार्ज क्या होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। आइडियली तो 0 होना चाहिए, लेकिन अगर इनके बीच में रहा तब भी आपके पास काम बन जाएगा। तो इस न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला आपके पास है लिगेंड के थ्रू, सेकंड आपके पास यहां पर क्या है, मेटल के थ्रू है। तो चलिए इनको एक बार मैं आपको बारी बारी से कवर भी करा देता हूं। पहला आपके पास है कि मेटल के थ्रू आप कैसे करोगे, तो पहली चीज वही है बाय डिक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं क्या कर दूं, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर को ही डिक्रीज कर देता हूं। तो लिखा हुआ मैंने यहां पर डिक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर विल डायरेक्टली डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। अगर आपके पास यहां पर कोई 2 कॉम्प्लेक्स है, लेट्स से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जो मैं बोल रहा हूं, आपके पास यहां पर क्या है, Be है, और आपके पास यहां पर H2O के सिर्फ 4 लिगेंड है, राइट। इसके पास क्या है, H2O के सिर्फ और सिर्फ 4 लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आपके पास क्या है, +2 है, और आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स है दैट इज व्हाट, दैट इज बेरिलियम, और इसके ऊपर आपके पास क्या है, यहां पर 6 H2O के लिगेंड यहां पर लगे हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि H2O फ्रॉम ऑक्सीजन एटम करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मैं बस आपके सामने यहां पर इस तरीके से उसको दिखा देता हूं, H2O। तो आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स है दैट इज बेरिलियम H2O4 +2 चार्ज, और एक आपके पास है बेरिलियम H2O6 पॉजिटिव 2 चार्ज। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास जो मेटल सेंटर है दैट इज इन व्हाट, दैट इज इन +2 चार्ज स्टेट के अंदर रहेंगे। ये आपके पास होता है न्यूट्रल। तो जो भी चार्ज आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर है वो कहां पर रहेगा, आपके पास सारे का सारा मेटल के ऊपर रहेगा। तो बेरिलियम यहां पर दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या कर रहा है, बेरिलियम +2 के अंदर है। तो एक कॉम्प्लेक्स में 4 आपके पास क्या कर रहे हैं, लिगेंड डोनेट कर रहे हैं। तो अगर यहां पर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार कितने करेंगे, 8 करेंगे, जिसकी वजह से आपके मेटल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। +2 यहां पर ऑलरेडी पहले से है, दैट मींस के ऊपर क्या बच गया आपके पास, टोटल चार्ज बस बच गया -2। सिमिलरली अगर बात करता हूं यहां पर बेरिलियम H2O6 की, तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज क्या स्टेट आपके पास, यहां पर क्या ऑक्सीजन स्टेट +2 है, और क्योंकि आपके पास यहां पर 6 लिगेंड है तो इसकी वजह से जब 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे तो बेरिलियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, आपके पास यहां पर आ जाएगा -6। तो इसके ऊपर अब चार्ज क्या बच गया, -4 बच गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से अब ज्यादा स्टेबल कौन सा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल, तो आप ये बोलोगे कि जिस कॉम्प्लेक्स में चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा हो रहा है आपके पास वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर आपके पास चार्ज बचा सिर्फ और सिर्फ -2, और यहां आपके पास बचा है -4। तो यहां पर आपके पास क्या है, ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन है, इसीलिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर बेरिलियम H2O4 +2 कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन बेरिलियम H2O6 +2। तो ये आपके पास यहां पर इसकी एक एप्लीकेशन भी होती है कि आप यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर उनकी स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर सकते हो। अब क्योंकि आपके पास लिगेंड यहां पर H2O का था, भाई यहां पर आपके पास इस तरीके से लिगेंड पर रहेगा, राइट। तो यहां पर आपके पास सिग्मा
सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन जितना आपके पास वो यहाँ पर होगा वो तो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी है। तो मैंने यहाँ पर उसके बेस के ऊपर इन्हों कंपेयर नहीं किया, क्योंकि लिगेंड यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आपके पास फैक्टर जो काम करेगा दैट इज व्हाट, कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, और अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो उसकी वजह से आपके पास जो मेटल है उसके ऊपर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि आपके पास ये आपके पास क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन है। सेकंड यहाँ पर चीज़ होती है दैट इज बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर बात करता हूँ, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑल्सो डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज एक्सेसिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम आयन। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये तीन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने, यहाँ पर एक बनाया है NaH2O6+, एक बनाया मैंने आपके सामने यहाँ पर MgH2O6+ का 2, एक बनाया मैंने आपके सामने यहाँ पर एल्यूमिनियम H2O6+ का 3 चार्ज। तो अगर आपको यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेबिलिटी को चेक करना है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि भाई देखिए यहाँ पर आपके पास चार्ज क्या है, H2O क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर क्या होगी भाई, +1 रहेगी, इसके ऊपर क्या होगी +2, इसके ऊपर क्या होगी +3 होगी। लिगेंड्स आपके पास यहाँ पर क्या है, H2O6, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो आपको मिल रही इंटरेक्शन वो आपके पास सेम है इन तीनों कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अब यहाँ पर बात करो कि मेटल के पास यहाँ पर क्या अलग है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, स्टेट इसकी +1 है, यहाँ आपके पास क्या है, +2 है, यहाँ आपके पास क्या है, +3 है। तो इसके अंदर आपके पास ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, +3 पहले से इसके ऊपर है, 6 लिगेंड आपके पास यहाँ पे आएगा, -6 आएगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी -3। आपके पास यहाँ पर क्या आएगा भाई, +2 पहले से है, -6 आएगा, दिस विल बी इक्वल टू -4। आपके पास यहाँ पर क्या है, +1 पहले से है, -6 आएगा, दिस विल बी इक्वल टू -5। तो ज़्यादा न्यूट्रलाइज आपके पास नेगेटिव चार्ज कहाँ पर हो रहा है, इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है। इसीलिए आप लोग क्या बोलोगे दैट एल्यूमिनियम H2O6+3 कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन MgH2O6+2, और ये आपके पास क्या है, ज़्यादा स्टेबल है देन NaH2O6+ का 2। तो आई होप आप यहाँ पर कंपैरिजन बता पा रहे हो कि आखिर यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है। जस्ट आपको ये चेक करना है कि आपके मेटल के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके अंदर सबसे ज़्यादा कम होता है। तो ये आपके पास चीज़ें होती है कि मेटल किस तरीके से अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो दो तरीके होते हैं, पहला आपके पास है बाय डिक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड आपके पास है बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं कि आखिर लिगेंड किस तरीके से अपने उस मेटल सेंटर के ऊपर से नेगेटिव चार्ज को, एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो दो ही तरीके आपके पास यहाँ पर है। पहला आपके पास है सिग्मा बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन और सेकंड आपके पास होगा पाई बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिग्मा बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विड्रॉ सम नेगेटिव चार्ज यानी कि एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द मेटल। अगर आपके पास यहाँ पर मेटल के साथ कुछ ऐसे लिगेंड लगे होंगे जिसके अंदर आपके पास दोनों साइड क्या होगी, आपके पास नाइट्रोजन होगी, तो उस केस में नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मेटल से करलेगा थोड़ा बहुत चार्ज को न्यूट्रलाइज यहाँ पर कर सकता है। और क्योंकि आपके पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, सिग्मा बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन बोलूंगा। साथ में अगर आपके पास मेटल लगा होगा जैसे ऑक्सीजन, तो ये भी आपके पास क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये भी करेगा थोड़ा बहुत आपके पास एक्सेसिव चार्ज को यहाँ पर ये भी न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो मेटल अगर आपके पास यहाँ पर जुड़ा होगा, लेट्स से नाइट्रोजन एटम की दोनों साइड से ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, फ्लोरीन जुड़ा होगा, तो उस केस में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या रहेंगे, आपके पास ज्यादा स्टेबल रहेंगे। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड सच एज F नेगेटिव, H2O, NH3 एक्सेट्रा स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो इस फैक्टर को आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है अगर उसकी दोनों साइड के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ज्यादा न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर आपको यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करना हो कि आपके पास यहाँ पर लेट से एक लिगेंड में ये है और एक आपके पास ये है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आखिर आपके पास ऑर्डर क्या होता है, आप उसको याद रखते हो फोन कॉल से, यानी कि FON दैट इज फोन एंड CL इज व्हाट, कॉल। सो फोन कॉल से आप यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी याद कर सकते हो। इसकी वो सबसे ज्यादा होती है, देन ऑक्सीजन आएगा, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आपके पास क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, आपके पास ऑक्सीजन होगा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ज्यादा न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या होगा, मेटल का ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो इन दोनों को भी आप कंपेयर कर सकते हो। साथ में अगर आपके पास लिगेंड अलग अलग होंगे तो वहां पर तो आप कंपेरिजन कर सकते हो, हम भी करेंगे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल। तो अब बात करते हैं कि आखिर लिगेंड के थ्रू सेकंड टाइप से न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। सो दैट इज पाई बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन। सो पाई एसिड लिगेंड्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड विच हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन द एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द मेटल। अगर आपके पास यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड ने पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब क्या हो सकता है आपके पास, अगर आपके पास ये लिगेंड पाई एसिड लिगेंड है तो मेटल दिखा सकता है पाई बैक बॉन्ड, और जब ये पाई बैक बॉन्ड दिखाएगा तो अब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा।
और वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है आपके पास, अपने पहले से जो उसके पास नेगेटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पाई बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तो बेसिकली वही लिगेंड दिखा पाएंगे जो आपके पास कैसे होते हैं, पाई एसिड लिगेंड होते हैं। और पाई एसिड लिगेंड आप ऑलरेडी याद कर चुके हो, जैसे कि आपके पास कार्बोनिल का है, Ca नेगेटिव है, Pr3 है, आर्सेनिक R3 है, ये आपके पास कैसे होते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं। और ये क्या बनाएंगे आपके पास यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि क्या ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा आपके पास कम स्टेबल होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, जो आपने ये प्रिंसिपल पढ़ा है, आखिर इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और मेनली ये फोकस करता है कि जो आपके पास नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जैसे कि बेरिलियम के हैं, सोडियम के हैं, लिथियम के हैं, पोटेशियम के हैं, कैल्शियम के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, यानी कि जो आपके पास नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को ये प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स देखने को मिला जो कि नॉन ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ है, जिसके अंदर आपके पास ट्रांजिशन मेटल नहीं है, कौन से मेटल है, नॉन ट्रांजिशन मेटल, जैसे कि आपके पास सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, अगर आपके पास ये वाले वहां पर मेटल सेंटर हुए तो उस केस पे ध्यान रखिएगा कि आपको यही वाला प्रिंसिपल यूज करना है, क्योंकि नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को सबसे अच्छे से यही वाला प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हुआ चलता है। तो पहली एप्लीकेशन भी इसकी वही है, इट एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है मैंने, फॉर सेम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंटर एटम मोर देन न्यूट्रलाइजेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। लेट्स से कि मैं यहां पर किन्हीं ऐसे दो कॉम्प्लेक्स को कंपेयर कर रहा हूं जिसके अंदर आपके पास जो मेटल सेंटर है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी कि मैंने यहां पर से कंपेयर कर लिया एल्यूमिनियम H2O6 को और एल्यूमिनियम NH3 को। आपके पास H2O क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, आपके पास अमीन क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो जितना भी चार्ज आपके इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है वो सारा चार्ज कहां पर होगा, आपके इस मेटल के सेंटर के ऊपर होगा। यानी कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आपके पास यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम +3 के अंदर आपके पास यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, जुड़ा हुआ है OH2 के साथ, यानी कि H2O के साथ। और इस वाले में आपके पास जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम NH3 के साथ। आपके पास यहां पर NH3 के भी 6 लिगेंड है, आपके पास यहां पर H2O के भी 6 लिगेंड है। अब आपको चेक करना है कि यहां पर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो आपको पता है कि आपके पास होता है फोन कोल, FON कोल, राइट। आप बात करते हो FONCl, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन आएगा ऑक्सीजन, देन आएगा नाइट्रोजन। यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दिस नाइट्रोजन। यानी कि आपको यहां पर जो मिलेगा स्टेबलाइजेशन, ये आपके पास क्या मिलने वाला है, यहां पर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा इन कंपैरिजन टू NH3। हालांकि NH3 भी अच्छा खासा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में पास क्या होगा, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास होगा यहां पर ऑक्सीजन, जो कि इस मेटल के एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और इस कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबल बना देगा। तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, आपने इसको एक्सप्लेन किया थ्रू सिग्मा बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन, कि आपके पास क्या होगा यहां पर एल्यूमिनियम H2O6 का जो कॉम्प्लेक्स है +3 जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर, ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू एल्यूमिनियम NH3+3 के कॉम्प्लेक्स के साथ। NH3 के पास यहां पर क्या है, 6 लिगेंड है। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। आपने कैसे एक्सप्लेन किया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आपने एक्सप्लेन किया उसको। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहां पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि आपके पास क्या करेगा, ये ज्यादा करेगा न्यूट्रलाइज, यानी कि ज्यादा आपके पास क्या है, ये स्टेबल है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है फॉर डिफरेंट स्टेट। इसमें आपके पास क्या था, एल्यूमिनियम यहां भी +3 के अंदर था, एल्यूमिनियम पास क्या था, यहां भी +3 के अंदर था आपके पास। अब बात करते हैं कि आपके पास लेट से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, अलग अलग हो। वो मेनली किसके लिए होती है, वो आपके पास होते हैं ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, क्योंकि नॉन ट्रांजिशन वाले अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं यहां पर एग्जांपल लेकर चल रहा हूं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का ही। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया है FeH2O6 प्लस का 3 चार्ज है, FeH2O6 प्लस का 2 चार्ज है, H2 होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो यहां आपके पास Fe है +2 में, यहां आपके पास Fe है किसके अंदर, +3 के अंदर। तो ज्यादा स्टेबल यहां पर क्या होगा भाई, लिगेंड आपके पास यहां पर भी H2O के 6 है, आपके पास यहां पर भी H2O के 6 है। तो लिगेंड जो यहां पर कर रहा होगा सिग्मा बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन, वो तो सेम है आपके पास यहां पर दोनों ही केस में। लेकिन अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं तो यहां पर मेटल के ऊपर आपके पास स्टेट क्या है, +3 है। यानी कि पहले से आपके पास क्या है, +3 चार्ज है, -6 आया होगा लिगेंड की वजह से, आपके पास यहां बच गया होगा -3। आपके पास यहां पर क्या है, +2 पहले से ही है, -6 आया होगा लिगेंड की वजह से, आपके पास यहां बचेगा -4। यानी कि क्योंकि यहां पर आपके पास आयरन की
ऑक्सीजन स्टेट क्या है, प्लस का 3 है, ज़्यादा है, तो आपके पास यहाँ पहले से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा देखने को मिल रही है मेटल सेंटर की, वो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि FeH2O6+3 इज मोर स्टेबल देन FeH2O6+2। तो बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हो, बस आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास बिल्कुल सही तरीके से आपको उनको अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आपके पास एक ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो कि यूनिवर्सल हो, यानी कि सारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ कि आखिर आपके पास यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से होगा। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें दो चीजें होती है, या तो मेटल होगा या तो लिगेंड होगा। तो या तो मेटल कर सकता है या फिर लिगेंड कर सकता है। मेटल कैसे करेगा, बाय डिक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर और बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन स्टेट। लिगेंड कैसे करेगा, बाय सिग्मा बॉन्ड रिलेशन या फिर बाय पाई बॉन्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो बस इन चार फैक्टर को ही आपको अलग तरीके से पढ़ना था, और फिर आप पढ़ रहे हो एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस में आपने कहा कि अगर आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लेट से होगा AlH2O6+3, आपके पास यहाँ पर होगा AnH3+6+3 चार्ज, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ पर बोलोगे कि ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। ये आपके पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स को कर देगा। फिर आपने पढ़ा कि अगर आपके मेटल के ऊपर हुई अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट, तो उस केस में जिसके ऊपर ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी आपके पास वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर बस चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कि आपके पास जो अलग अलग ट्रांजिशन मेटल होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होने वाला है। एक रफली आइडिया मिल जाएगा आपको कि भाई ये वाले आयंस जो है आपके पास मेटल वाले, ये बनाएंगे इतने कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, ये बनाएंगे इतने कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है। लेकिन इस एप्लीकेशन को लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं कि आपने पढ़ लिया कि आखिर इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल क्या होता है और क्या उस किस किस तरीके से आप इसको यूज करने वाले हो। एक एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ ली है, सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, और कल हम लोग यहाँ पर इस प्रिंसिपल को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी थ्योरीज, चाहे वो आपकी वॉर्नर की थ्योरी हो, VBT हो, CFT हो, जिसके अंदर आपको बहुत मजा भी आने वाला है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को आपको लाइक करना है, साथ में आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लोग शेयर कर दिया करो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप RJ Academy की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको विजिट करना है हमारा स्टोर, दैट इज www.rjacademy.store/learn। आपको टाइप करना पड़ेगा, वहां से आप स्टोर से जाकर आप लोग यहाँ पर इस चैप्टर की PDF को ले सकते हो। साथ में आपको बाकी चैप्टर्स भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।